करते हैं, आप कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं इसके। इधर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी जो परमानेंटली फिक्स है, या फिर टिम्बर। ठीक। वेयर एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट एक्सप्रेसली स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर डे एज टू द डे ऑफ कमिंग इन टू ऑपरेशन देन इट शैल बी कम इन टू ऑपरेशन। कौन से वाली दिन? सोच लो। ठीक है। कह रहे एनेक्ट और ओमिशन कंस्टिट्यूशन इफेक्ट्स अंडर टू एनेक्टमेंट्स referring to the provision of general clause state which of the following is correct in this situation? Offender shall be liable to prosecuted and punished under the enactment only which is enacted last. ऐसा कुछ है क्या? नहीं। कह रहे फर्स्ट, ना लास्ट है ना फर्स्ट है, बोथ। तो क्या होगा? आइदर। क्या होगा? आइदर। क्या मेरी बात समझ में आती है? समझ में आ जाएगा आपको एग्जाम में इसके एमसीक्यूज। एवरी एक्ट हैज अ कैसी विच एक्सप्रेसेस द स्कोप, इसे प्रियम्बल बोलते हैं। अभी आपको पढ़ाऊंगा मैं इंटरप्रिटेशन में कि प्रियम्बल क्या होता है। यहाँ पर इंटरप्रिटेशन दोनों में यूज किया गया, इसलिए मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया। ठीक है। व्हाट अमंग द फॉलोइंग कुड बी कंसीडर्ड इन द टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी? बताइए फटाफट से। सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स, राइट टू कैच फिश, राइट टू ड्रेन वाटर, या डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस? चेक करना जरा इसको। बी क्या है? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। सेकंड क्या था? तब मैं बताता हूँ क्योंकि ये किसने बोला है? ICAI ने। और अगर सेम क्वेश्चन आ जाए, अगर फिश की जगह कुछ और आ जाए तो आप अपना आंसर लिखेंगे, क्योंकि ICAI ने फिश बोला है। फालतू की बात है, मतलब छोड़ो। हमने क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था? फाइनेंशियल ईयर वाला, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला कर लिया था, KMP कर लिया था हमने। इधर अ नोटिस व्हेन रिक्वायर्ड अंडर स्टैट्यूटरी रूल्स टू बी सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेज ड्यू, एक्नॉलेजमेंट ड्यू है, इज इंस्टेड सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली। वेदर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रिजम्पशन रिगार्डिंग सर्विस ऑफ नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट जो जनरल क्लॉज एक्ट में दी गई है, क्या वो टेनेबल है? नो। रेफरिंग टू द प्रोविजन आपको बताना है कि वैलिड है या वैलिड नहीं है। तो वैलिड नहीं है, और आप बात बता देंगे कि भाई जो सर्विस ऑफ पोस्ट है वो कौन से सेक्शन में लिखा गया है? 27 में लिखा गया है। क्या मेरी बात समझ में आती है? और 27 में 3 बातें लिखी गई हैं कि अगर आपको इस सेक्टर में प्रोटेक्शन चाहिए तो आप उसे प्रॉपरली एड्रेस और स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे, तब आपको माना जाएगा। अनटिल अनलेस देयर इज कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स। कॉन्ट्रेरी वर्ड का मतलब इसके ऑपोजिट, जैसा कि हमने एग्जांपल दिया, केस लॉ का रेफरेंस देंगे वहाँ पर बिना उसका नाम लिखे। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। 6 पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट, और इसे लिखना है। देखो 2 बार आ गया है ना। उसके बाद रिपील हम पढ़ चुके हैं, 7th क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 8th कर चुके हैं, 9th भी कर चुके हैं और 10th भी कर चुके हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पेपर पर। मुझे लगा कोई बच्चा जो है इसको देख के आएगा, पर फिर मुझे लगा ये जनरल क्लॉज एक्ट है, तो उम्मीद करना ही बेकार है। तो क्या मैंने सही किया है ना? तो मई 18 में क्या ये जनरल क्लॉज एक्ट था? नहीं। हम नए वाले एक्ट से चलते हैं। नए का मतलब बिल्कुल लेटेस्ट पेपर से। मैं पहले नवंबर 23 वाला पेपर खोल लेता हूँ, उल्टा चलेंगे इसमें। ठीक है। नवंबर 23 में आपको ये जनरली मिलेंगे 4th या 3rd क्वेश्चन के आसपास, जहाँ आपको दिख जाए मैंने वो पेपर बनाया था, पेपर ही खो गया, नहीं रखा था मतलब वो किसी ने कुछ हिसाब बनाया उसमें और फेंक दिया। फोर्थ क्वेश्चन का जनरली सी पार्ट होता है। इसमें आए नहीं क्या नवंबर 23 में? बच्चों को एक मैसेज ही डाल देता तो सही रहता है ना। होमवर्क तो वैसे भी नहीं पढ़ के आए थे, यही काम कर लेते हैं। क्या कह रहा है? इसमें इंटरप्रिटेशन ज़्यादा आया है, इसमें नहीं आया है। नवंबर 23 में नहीं है, मई 23 में आते हैं। ये आपने वर्ड सुना था अभी? ये किस में लिखा गया है? इसलिए मैंने उसे यहाँ पर नहीं पढ़ाया है।
अब पढ़िए फोर्थ क्वेश्चन का सी पार्ट, और कितने मार्क्स के लिए आया है? 4 नंबर के लिए। ये मई 23 का पेपर है, बहुत ज़्यादा पुराना पेपर नहीं है। वेन एवर एन एक्ट इज रिपील्ड इट मस्ट बी कंसिडर्ड दैट इट वॉज नेवर एग्जिस्टेड। क्या ये बात सही है? यस। कौन से सेक्शन में लिखी है ये बात? सेक्शन 6 में या 9 में? 6 में। कमेंट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ रिपील अंडर द जनरल क्लॉज एक्ट। तो हम बोलेंगे जो तुम बोल रहे थे वो बिल्कुल सही है, एक तो वो बताएंगे आपको, फिर सेक्शन 6 में जो बताएगा कि इस चीज़ों को अफेक्ट नहीं करेगा, और वो सारी बातें बताएंगे। रिवाइव नहीं करेगा, नोटिस अगर कोई हेयरिंग है या कोई राइट है या लाइबिलिटी है या पेनल्टी है या कोई भी चीज़ चल रही है, उन सबको इफेक्ट नहीं करेगा। कोशिश करेंगे उन्हें अपने वर्ड्स में लिखने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो उस 4 नंबर हैं इस बात के। नेक्स्ट कह रहे नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन, कौन सा सेक्शन लिखा है आपने इसका? 26। कल जो आप करेंगे ना, जो काम करेंगे आप, वो ये करेंगे, आप मुझे इस पूरे चैप्टर के सेक्शंस जो आप याद रख पाएंगे। क्या चीज़? ये लाइन सही लिखी है, गलत लिखी है? बिल्कुल ठीक लिखी है, यस, क्योंकि दोनों साथ में लिखे, यही समझा रहा था मैं तुम्हें। और उसके बाद तुरंत अगली लाइन में लिखा है कि उसे पनिश नहीं कर सकते आप एक ऑफेंस के लिए, 2 बात के लिए। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो ये बात पूरी तरीके से ठीक लिखी हुई है। ये मई 23 का है और लास्ट क्वेश्चन है 5th का डी। तो टोटल मिला के 7 नंबर का पेपर आया है आपका यहाँ से, जिसमें से एक आप वैसे भी छोड़ सकते थे। अगर आपको कोई ऑप्शन मिले तो आप इनमें से कोई छोड़, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो टोटल मिला के आपका 4 नंबर का क्वेश्चन छूट जाता है। लेकिन जब भी आप पेपर देंगे और आपने कोई एक्ट नहीं कर रखा, तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसी इंट्यूशन आएगी कि पूरा पेपर भरा हुआ है जनरल क्लॉज एक्ट से। जैसे मैथ के अंदर ये हुआ था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर आपको आती है तो आपको लगेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपके पेपर में बहुत कम आई है, या प्रोबेबिलिटी, जो भी आपको लग रहा होगा। लेकिन जिससे उससे पूछना जिसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं आता होगा, उसे लगा पूरा भर रखा है, मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं आती थी। तो मुझे ऐसा लगा हर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी, हर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जो मुझे आ रहे थे, हालांकि वो बहुत कम थे, उस पर 1 सेकंड लग रहा था और मैंने लगा दिया, उसको आगे बढ़ा मैं। अब बाकी मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ, जहाँ देखो प्रोबेबिलिटी, जहाँ देखो प्रोबेबिलिटी, कभी कह रहे सिक्का उछाल रहे, कभी कह रहे कुछ कर रहे, कुछ समझ नहीं आता था मुझे उसमें। ठीक है, मई 23 4th का सी और लास्ट वाले हिस्से में ये आ सकता है, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं प्रोविजंस। देखो जनरल क्लॉज एक्ट का है, कितने नंबर का है? 4 नंबर का, और बड़ा क्वेश्चन आया, मैंने कहा चेक करते हैं। एक लैंडलॉर्ड ने दिल्ली में रह रहा था, रेंट है उसका बेंगलोर में, मिस्टर बी को टेनेंट पे रेंट पे दे दिया था एनुअली। एग्रीमेंट मेड बिटवीन देम दैट ड्यूरिंग द टेनेंसी पीरियड इफ ए रिक्वायर्स हिज फ्लैट टू बी वेकेटेड, अगर उसे खाली करवाना है तो उसे 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा मिस्टर बी को। आफ्टर 8 मंथ अ नोटिस वाज सेंट, जब ये एग्रीमेंट हुआ उसके 8 महीने के बाद एक नोटिस सेंड किया गया, किसको? मिस्टर ए को। मिस्टर ए ने भेजा किसको? मिस्टर बी को, यानी टेनेंट को भेजा गया टू वेकेट हिज फ्लैट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया, which was refused to be accepted by Mrs. C, wife of Mr. B, and then denied to vacate the flat on the ground of non receipt of notice। क्या ये बात सही है? बताइए, क्या ये टेनेबल है? नो। फिर हम कौन सा सेक्शन लिखने वाले हैं? सेक्शन 27। किस चीज़ के बारे में? सर्विस बाय पोस्ट। उसका एड्रेस सही था तभी सही जगह पहुंचा, स्टैंप होगी और उसमें रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है उसने। हाँ, हमने ये भी चीज़ पढ़ी है कि एक्नॉलेजमेंट ड्यू वाली, वो भी बता देंगे उसको। और तीसरी चीज़ हमने एक सुप्रीम कोर्ट के उसमें लिखेंगे एज पर सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट। हमने देखिए केस लॉ नहीं बताएंगे। हमने ये बात पढ़ रखी है कि अगर किसी चीज़ को आपने डिनाई कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है, तो मान लिया जाए कि वो सर्व हो गया है। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्या ये क्वेश्चन, क्या ये एग्जाम्पल स्टडी मेट में है या नहीं है, ये बताइए। इसलिए बस स्टडी मेट में घुसने का मैंने डिसीजन लिया और इसे हमें 3 दिन लग गए। क्या मेरी बात समझ में आती है? ये नवंबर 2022 का 4th का सी है। और एक डेफिनेशन पूछी है आपसे किस चीज़ की? ऑफिशियल गेजेट की। तो ये आप लिख लेंगे एक बार। हाँ, ये 5th का डी है। 7 नंबर का आपका जनरल क्लॉज एक्ट आ रहा है अभी तक। आया समझ में यहाँ तक? ठीक है, फिर आते हैं मई 22 पे। फिर से गया मैं 4th क्वेश्चन में। 4th का कोई भी पार्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे इसमें 4th का सी पार्ट नहीं है, 4th का कौन सा पार्ट है? डी पार्ट। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ रिपील एज पर द जनरल क्लॉज एक्ट। तो रिपील का मतलब क्या होता है? रिपील का मतलब उसे ऐसे मान लिया जाता है जैसे उसे एग्जिस्ट ही नहीं किया गया। ऐसा क्वेश्चन है, एक हमने पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद उसके इफेक्ट बता देंगे और 3 नंबर आ जाएंगे हमें कि इसका मतलब ये नहीं होता। आया समझ में? पक्की बात है, ठीक है। फिर आए हम 5th क्वेश्चन में और हमें नहीं मिल पाया, तो हमने कहा हम किसी और सेक्शन में, किसी और क्वेश्चन में जाते हैं। ये मिला हमें
7 नंबर का तो आना ही आना है ना, तो कौन से क्वेश्चन में मिला? 4th क्वेश्चन का सी पर। तो इससे पहले कहाँ मिल गया था? 3rd का डी था वो, और ये है 4th का सी। ठीक है, 7 नंबर का टोटल हो गया है। 3 नंबर ऊपर थे और 4 नंबर यहाँ पर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पब्लिश किया है गेजेट में इंडिया में एक प्रपोज ड्राफ्ट फर्दर टू अमेंड सर्टेन रूल्स अंडर द कंपनीज एक्ट। ड्राफ्ट पहले भेजा है, ठीक है। द MCA मेड सम मॉडिफिकेशंस इन द ड्राफ्ट रूल्स ऑलरेडी पब्लिश्ड। कह रहे जो हमने ड्राफ्ट पब्लिश किया था उसमें कुछ हमने मॉडिफिकेशन कर दिए, ठीक है। In the light of the provision of the General Clause Act, answer the following: Is it required for MCA to publish a draft for the proposed rules? No. In case of any irregularities in the publication of that, can it be questioned? No. ये सारी बातें क्या वहां पर डिस्कस की जा चुकी हैं? केस लो, अगला केस लो, अगला केस लो। हाँ, इज MCA entitled to make suitable changes in the draft? वर्ड क्या लिखा गया है? तो क्या वो है? यस। आगे, is it necessary to republish the rules to amend from the when the changes made ancillary to the start? No. आपको रीपब्लिश करने की जरूरत नहीं है, वो तो आप ऑफिशियल गेजेट में जब डाल देंगे इसका मतलब वो हो गया है। दोबारा से ड्राफ्ट को रीपब्लिश करने की जरूरत नहीं है, और सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बुझाया? ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप, मुझे लगता है आपको स्कोर करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। पार्ट्स में है और कुछ वर्ड्स आप लिख ही देंगे, ठीक है। मई 2022 भी हो गया, अब आते हैं दिसंबर 2021 में। फोर्थ का सी कितने मार्क्स का है? 4। अ कंफ्यूजन रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ किसका? फाइनेंशियल ईयर अरोज अमंग द फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव एंड अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, बोथ आर हैविंग डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड। कह रहे दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, हम करेंगे जनरल क्लॉज एक्ट के हिसाब से हम तुम्हें बताएंगे फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और नॉर्मल ईयर क्या होता है। बस, क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है, ठीक। क्या और भी कोई क्वेश्चन आया है इसका? उनका फिर हम आपसे डेफिनेशन पूछ लेंगे, जैसे कि रूल, ओथ और पर्सन। इसका मतलब ये नहीं रूल, ओथ और पर्सन ही आएंगे। जो डेफिनेशंस वन लाइनर्स थी आप उसे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, इतना काम आप कर लीजिएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको उसमें, ठीक है। जुलाई 21 में आते हैं, फोर्थ का सी। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जनरल क्लॉज एक्ट। पार्ट में पूछेंगे तो हमारे लिए आसान होगा स्कोर करना। उसने कहा इंश्योरेंस पॉलिसी जिसके अंदर कवर है इमूवेबल प्रॉपर्टी हैव बीन हेल्ड टू बी। ऐसा अगर मेरे पास राइट है तो क्या इसको मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में बोल सकता हूं? जल्दी से बताइए। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू, कह रहे इंश्योरेंस पॉलिसी जो कवर करती है इमूवेबल प्रॉपर्टी को हैव बीन हेल्ड टू बी इमूवेबल। क्या जनरल क्लॉज एक्ट में उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा? इंश्योरेंस पॉलिसी जो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को कवर करती है, क्या जनरल क्लॉज एक्ट के हिसाब से उस इंश्योरेंस पॉलिसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाएगा? नो। ऐसी कहीं डेफिनेशन में पार्ट है ही नहीं, तो इसे नहीं बोला जाएगा, नो। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। द वर्ड क्या लिखा हुआ है? हमने पढ़ रखा है, जेंडर वाला 13 वाला, ठीक है। कुड बी इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड काउस। क्या ऐसा जरूरी है? नो। जब स्पेसिफिकली बोल दिया है क्या, क्योंकि तीसरा वर्ड क्या था बताओ जरा, जिसमें दोनों आते हैं, कैटल। तो बुलॉक्स अगर कहीं यूज किया गया है इसका मतलब क्या है कि वो स्पेसिफिकली इसी जेंडर को के लिए किया गया है, और जब कोई चीज़ स्पेसिफिकली यूज की गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा उसके अंदर आप जबरदस्ती लगाएंगे। क्या मेरी बात समझ में? ये तब यूज होता है व्हेन द अंटिल द ऑपोजिट इंटेंशन अपीयर्स। क्या मेरी बात समझ में? या आपकी ऑपोजिट या कोई भी क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्राडिक्टरी इंटेंशन अगर अपीयर होती है तब। अदरवाइज ये तो स्पेसिफिकली दिया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर जेंडर के लिए। और क्या ये भी स्टडी मेट में है? हाँ, तो स्टडी मेट से बाहर तो आने से रहा, ठीक है। अच्छा, डी पॉइंट कह रहे अजीत वॉज सपोज टू सबमिट एन अपील टू द हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता ऑन 30th मार्च विच वॉज द लास्ट डे ऑन विच सच अपील शुड बी सबमिटेड। 30th मार्च को आपको कोई पब्लिक हॉलीडे दिखाई दे रहा है क्या? फटाफट से बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऑन दैट डे हाई कोर्ट वॉज क्लोज ड्यू टू दैट टोटल लॉकडाउन ऑल ओवर इंडिया कोविड-19 की, जो हमें पहले से पता नहीं होगा। एग्जामिन द रेडमेडी अवेलेबल। तो अजीत बताइए फटाफट से क्या बोलेंगे उसको? नेक्स्ट वर्किंग डे। और इसका सेक्शन कौन सा था?
सेक्शन नंबर कौन सा था? 10। ठीक है, आप कोशिश करेंगे सेक्शन याद रखें, सेक्शन आपका आधा एक नंबर बचा सकता है, मेरा मानना है ऐसा। वर्ड्स तो कटवाएंगे ही, तो सेक्शन बचा लेगा। जैन 21 तुम्हें नहीं है? जैन 21 क्वेश्चन देखो दो पार्ट में है। PK and VK and a long dispute regarding the ownership of a land for which legal suit were pending in the court. The court fixed the date of hearing कौन सी तारीख को? 19/4 को, which was announced to be holiday subsequently by the government. बाद में बोला गया कि भाई अब तो ये holiday होगा. What will be the computation of time of hearing? तो क्या बोलेंगे नेक्स्ट? कितना देखो मतलब समझ रहे हो, जनवरी 21 वाले बच्चों ने कितने पुण्य किए होंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड द ग्रेजुटी टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय। वो कैसी होती है? फुली एग्जाम्ड। कह रहे यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ व्हाट? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन पता नहीं, गवर्नमेंट का कितनी डेफिनेशन आती है? दो। गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट आती है और स्टेट गवर्नमेंट आती है, लेकिन उसके अंदर वो वाली सिक्योरिटीज़ नहीं आती जो किसने इशू की होंगी। पुराने ज़माने की चीज़ें, पार्ट बी क्या बोलते थे उसको, बताया नहीं था मैंने? हाँ, नहीं पढ़ाया, लेकिन वो गवर्नमेंट की डेफिनेशन में नहीं पढ़ाया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में पढ़ाया है। तुम ये बोलो तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटी तक नहीं पहुंच पाए, नालायक। एंड क्लैरिफाई वेदर द एग्जेम्पशन अवेलेबल फ्रॉम ग्रेचुटी इनकम विल अवेलेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। बताइए क्या उनको भी अवेलेबल होगी? हाँ, यस। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। एक्ट डन नेग्लिजेंटली शेल बी डीम टू बी डन इन गुड फेथ। क्या ये बात सही है? नो। एज पर जनरल क्लॉज एक्ट इसे नेग्लिजेंटली नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? विद ड्यू केयर होना चाहिए और कोई भी आपकी मालाफाइड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आती है? तब आपको 3 नंबर मिलेंगे इसके। जनवरी 21 वाला काम खत्म हो गया। मैं आया अब नवंबर 20 पर। कह रहे आपको इनमें से कुछ दो चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। पहले किसका है? एफिडेविट। आसान है इसे लिख के एक्सप्लेन करना। और दूसरा कौन सा है? गुड फेथ। मेरे हिसाब से दोनों ही आसान है। क्या मेरी बात समझ में आपने एक चीज़ जरा ध्यान से देखी, कंप्यूटर जो भी केस स्टडी वाले क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन पूछ रहे हैं जनरली वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। केस स्टडी जैसे टाइम वाली है वो पूछ सकते हैं, सर्विस ऑफ पोस्ट पूछ सकते हैं, ये तो सब वो दोबारा दोबारा पूछ सकते हैं क्योंकि उसमें केस स्टडी है। डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़िएगा हर एक पॉइंट को। इसमें नहीं आया है अब, तो हम किसी ऊपर वाले क्वेश्चन में ढूंढेंगे। ये दिखा मुझे, देखो कितने मार्क्स के लिए है? 4। कह रहे मिसेस के वेंट टू द ज्वेलरी शॉप टू परचेज अ डायमंड ऑर्नामेंट्स। द ओनर ऑफ द ज्वेलरी शॉप आर notorious and indulging in smuggling activities. Mrs. K purchased diamond ornaments honestly without making proper. Was the purchase made in good faith? No, no. गुड फेथ की डेफिनेशन। तो गुड फेथ आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है इसका। सर्विस ऑफ नोटिस आपको लग रहा है वो पोस्ट वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। टाइम वाला भी इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक। कह रहे देयर आर 2 ways टू रीच द सिटी ए फ्रॉम बी। डिस्टेंस बिटवीन द 2 cities बाय रोड कितने हैं? 100 किलोमीटर। एंड बाय वाटर कितना है? 80 किलोमीटर। कह रहे हाउ द डिस्टेंस मेजर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेंट्रल एक्ट। बताइए फटाफट से। सब बता दिया, क्या जवाब होगा? चलो मैं गेस करवाता हूँ, आप बताइए। 100 या 80? ना रोड प्लेन होता है, ना स्ट्रेट होता है, ना पानी प्लेन और स्ट्रेट होता है, तो दिक्कत आ गई। चलो गेस करते हैं, गेस आंसर निकालो। क्योंकि इन द गिवन केस और कंक्लूजन तो कुछ होता ही नहीं है। हाउ? नालायक। गेस करो, चलो तुम करो पहले। आपने कितना बताया? 80। कौन सा क्वेश्चन था ये?
मतलब समझ रहे हैं, ICI वाले तुमसे ही मक्कार हैं। चलो ये कौन सा क्वेश्चन था, नवंबर 20 का? उसने टॉफी खिलाई मुझे आज। इधर देखो क्वेश्चन, अरे नाले बातें करने लगते हैं पूरी। What do you understand by the term good faith? Explain it as per the provision of general clause that X purchase किया एक watch from Y carelessly without proper inquiry whether the purchase made is good faith. No, मैंने कहा good faith का ही क्वेश्चन आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। नवंबर 19 4th का C, और फिर उसके बाद क्या पूछ लिया गया आपसे? Referring to the provision of General Clause Act, find out the day or date on which following act or regulation came into force. Can act of parliament is not specifically mentioned in a particular date? तो क्या माना जाएगा उसको? जिस दिन प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाएगी। क्या ये बात बिल्कुल ICI के स्टडी मटेरियल में लिखी हुई है? यस। कह रहे क्या ये सेबी वाली बात भी लिखी गई है और डेट भी यही है? यस। तो जो उन्होंने 1 जनवरी 2016, देखो ईयर भी चेंज नहीं किया। क्या मेरी बात समझ में आती है? ये उन्होंने बता रखा है और कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब मैं आता हूँ कहाँ पर, तब MCQs नहीं आएंगे ना, धीरे धीरे अभी बढ़ जाएंगे इनके मार्क्स। कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट अमाउंट ऑफ डिविडेंड, वो 7 दिन वाला, और कब एक्सपायरी होगी? क्या याद है आपको? डेज कैसे निकालते हैं? इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। 2 नंबर का क्वेश्चन ये है। नवंबर 18 पे चला मैं, यही क्वेश्चन दिख गया मुझे। देखो आप देख लेना एक बार सारे क्वेश्चन में, कहीं फर्स्ट का किसी का पार्ट तो नहीं था, जनरली नहीं होगा, है ना। फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। कोमल लिमिटेड डिक्लेयर्स डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर्स AGM में 27 सितंबर को। वही डिविडेंड डिक्लेयर वाली बात है कि कब तक नोटिस भेज देना है, और अगर नहीं होगा तो क्या कोमल ही हम पढ़ चुके हैं? हाँ ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो वो सेम क्वेश्चन चिपका देते थे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पुराने वाले क्वेश्चन तो चलो पढ़ दो तो सही है। कह रहे एक्सप्लेन द वेरियस प्रोविजंस एप्लीकेबल टू रूल्स और बाय लॉज बीइंग मेड आफ्टर द प्रीवियस पब्लिकेशन। क्या मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस पब्लिकेशन वाला पॉइंट? पहले आपको पब्लिश करना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा अफेक्टेड पार्टीज को, फिर उन्हें डेट भी बतानी पड़ेगी हमें, फिर कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, फिर उनको आगे ऑफिशियल गेजेट में पास कर देना है। और नेसेसरी नहीं है उस चीज़ को, एंटाइटल्ड हो आप किस चीज़ के लिए? कंसिडर करने के लिए, ओपिनियन लेने के लिए, ऑब्जेक्शन लेने के लिए, सजेशन लेने के लिए, लेकिन आप एंटाइटल्ड नहीं हो चेंजेस करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आती है? कह रहे हाँ, एंटाइटल्ड हो चेंजेस करने, ऑब्लाइज नहीं, बस येस बोलना है। कहाँ है? हाँ 2 नंबर का, ऐसे छुपा छुपा के पूछे ना लाएगा। ज़्यादा ही नंबर का आएगा ना इसमें। तो बताओ क्यों उस समय MCQ नहीं हुआ करते थे? फिर भी क्वेश्चन तो हमें मिल ही सकते हैं हमारे मतलब के। X owned a land with 50 ट्रीज वाला, क्या ये एग्जाम्पल है उसमें? किस में? स्टडी मैट में। ऐसे ऐसे पूछ लेते हैं। मैंने कहा वो छोड़ो, आज तक के पेपर में भी वही पूछा जा रहा है जो उनके स्टडी मैट में है, कहीं बाहर से अभी तक नहीं पूछ रहे हैं वो, है ना। बस स्टडी मैट पढ़ने की ज़रूरत होनी चाहिए आप में। जैसे ऑडिट वाले बच्चे नहीं रोते रहते ऑडिट में, क्योंकि कारण ही यही होता है। नोट्स आप किसी के भी फॉलो करिए, लेकिन स्टडी मैट की प्लेन रीडिंग अगर आपने नहीं की है तो ये दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। नहीं देखो, लेकिन कहना और फिर किसी से बोल दो कि ऐसे हम पढ़ लेना, वो तो कोई पढ़ने से रहा, जैसे मैंने तुमसे बोला था। तो साथ में एक व्यक्ति चाहिए जो अपना खून फुकाए और तब बताए आपको, तब हो सकता है ये।
एक्सप्लेन ब्रीफली 4 इफेक्ट्स ऑफ रिपील, तो रिपील के 4 इफेक्ट्स हम बता देंगे सेक्शन 6 के अंदर। और सर्विस बाय पोस्ट, ये देखो सेक्शन कौन सा है बताना जरा इसका। 2 नंबर का पूछा है, ज़्यादा का पूछा जाना चाहिए था। बस नहीं, लेटेस्ट पेपर तो रह ही गया हमारा। मई 24 का पेपर में सजेस्टेड आंसर्स निकाल लेता हूँ। ये है मई 24। फोर्थ का सी तो भाई इंटरप्रिटेशन से आया है। इसका मतलब फोर्थ में तो नहीं आया। सेकंड क्वेश्चन में आया है ना? और कहीं आया है क्या सेकंड के? नहीं। पढ़ते हैं जरा क्या केस स्टडी आई है, ठीक है। बिल्कुल ताज़ा पेपर है, इससे ताज़ा कुछ भी नहीं है। Board of Directors of Cool Private Limited, though a resolution passed in the board meeting, granted authorization to Mr. Sharad, the CEO of the company, to appoint 2 employees for the procurement of department. ठीक है, procure department के लिए. Subsequently, Mr. Sharad selected Mr. Suresh and Mr. Hemant for the position. However, after 1 month, Mr. Sharad, noticing unsatisfactory performance and lack of honesty in their duties, issued dismissal orders for both the employees. Citing proper reasons, Mr. Suresh contested his dismissal in the court, arguing that the board had only empowered to Mr. Sharad for the employment and not for the dismissal, and hence dismissal orders are invalid. क्या ये बात सही है? No. क्यों? क्योंकि अगर आपके पास अपॉइंटमेंट के अधिकार हैं, सेक्शन कौन सा? 60। अगर आपके पास किसके अधिकार हैं? अपॉइंटमेंट के, तो आपके पास डिसमिसल के भी अधिकार हैं। क्या सिंपल बात है? हाँ। क्या ये सब सुप्रीम कोर्ट में केस ऑलरेडी आ चुके हैं? हाँ। अब ऑलरेडी इतने केस पड़े हुए हैं, तो नए केस कहाँ से बनाएंगे बेचारे आईसीआई वाले? उनसे एमसीक्यू तो नए बनते नहीं है, केस कहाँ से बनाएंगे? क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। असेस द वैलिडिटी, मैंने कहा चलो 2 मार्क्स का तो हमने कर लिया, आगे चलते हैं एक बार, और उसी के नीचे 2 मार्क्स और हैं। मिस्टर एम ने इशू किया है चेक, कितने का है ये? कहाँ से? कोई नहीं। कितने बजे के लिए भेजा है? 10 बजे के लिए। एज अ कंसिडरेशन टुवर्ड्स द मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड बाय द लेटर, लेटर मतलब बाद वाले ने, बाद कौन है? एन। मिस्टर एन प्रेजेंटेड द अबव चेक ड्यूरिंग द बैंकिंग आवर्स, मैंने कहा ठीक है, चेक वॉज डिसऑनर्ड, टेकिंग द प्ली दैट इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड विद इन अ रिक्विजिट टाइम ऑफ 3 months एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 138, इतना रेफरिंग टू द प्रोविजन डिसाइड वेदर द प्ली ऑफ फॉर डिसऑनरिंग चेक इज वैलिड और नॉट। वो कह रहा है 3 महीने के बाद डाला है इसने, जल्दी से बताइए। वो कह रहे 3 महीने के बाद चेक डाला है इसने, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा हुआ है इसके बारे में कि 3 महीने के बाद अगर आप चेक डालोगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो अब डेट चेक कर लेते हैं, कब हुआ था? 31/12/2023, और ये कितनी तारीख है? अब सवाल ये आया कि 3 महीने कब खत्म होंगे। तो अगर 31 तारीख से आप शुरू करेंगे तो, लेकिन 31 तारीख फ्रॉम वाला पॉइंट होता है और हम फ्रॉम को काउंट नहीं करते हैं डेट की काउंटिंग में, टाइम की कंप्यूटेशन में। कहाँ से काउंट होगा 3 महीना? 1 तारीख से, और 1 तारीख से अगर शुरू होगा तो 3 महीने कहाँ खत्म होंगे? लास्ट तारीख को। क्या मेरी बात समझ में आती है? कौन सा पॉइंट है ये? हेंस द प्ली ऑफ द डिसऑनरिंग ऑफ चेक इज वैलिड है, नॉट वैलिड है? नॉट वैलिड, क्योंकि कितने समय के लिए अंदर? विद इन 3 months के अंदर प्रेजेंट किया गया था। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है? ठीक है। मेरे हिसाब से कोई भी केस स्टडी या पॉइंट ऐसा नहीं आएगा। एक बार डेफिनेशंस को थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, या मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ कौन कौन से हैं, या समझ गए आप? मैं पेपर को देख के बताऊंगा, लेकिन आप इतने समझदार हो गए कि कौन सी चीज़ें रिपीट हो रही हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीट नहीं। जैसे कि मैं बोलूँ डेफिनेशंस कभी रिपीट ज़्यादा नहीं होती है, उसमें 1-2 डेफिनेशन ऐसे हैं, जैसे इमोरल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, गुड फेथ इंपॉर्टेंट है, नोटिस को सर्व करना, टाइम को कंप्यूट करना, ये सारी चीज़ें, और रिपील वाला प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, वो आपने देख लिया होगा। और एक जो मैं कह रहा था कि पब्लिकेशन वाला पॉइंट जो पहले ड्राफ्ट पकड़ने का ना, वो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, वो एक बार आ भी चुका है। क्या मेरी बात? लेकिन जो पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं वो आप उससे थोड़ा सा ध्यान देंगे। और यहाँ हमारा जनरल क्लॉज एक्ट होता है अच्छे तरीके से और पूरी तरीके से समाप्त। आपके धैर्य का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बंद कर दीजिए।
पहले मैं एक बार आज का दिन बिता लूँ अपना, कल जब जिंदा रहूँगा तो बताऊँगा कि कल क्या करेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन आपको और